इतना इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन। Sir, it was due. I'm pretty sure there are a lot of marketing tactics which you've learned and you're applying them to filmmaking. ये ऑपोजिट है बिल्कुल, मेरी सारी मार्केटिंग लर्निंग फेल हो चुकी है यहाँ पे। आज के दिन में कोई इंसान अगर मार्केटिंग से स्टार्ट करता है इन दीज कंपनीज तो मार्केटिंग नहीं सीखेगा वो, ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। आज भी विदाउट टेकिंग नेम्स ऐसी MNCs हैं पाकिस्तान में जहाँ ब्रांड मैनेजर ब्रीफ भी नहीं लिखता, एंड बिग नेम्स। How do you think that the medium of film actually differentiates the concept of truth versus reality? There is no such thing as absolute truth. There is your truth and there is my truth, and absolute truth is somewhere always in the middle. How important as a marketeer turned filmmaker do you feel is the role of visual storytelling? Consumers buy stories and emotions. That's not true. Consumers buy benefits. एक छोटा सा ABM मुझे आके बताता है असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर किसी कंपनी का, सर मार्केटिंग ऐसे होती है, ये करना है। Actors का तो एक potentially different domain है, but the role production houses play in pushing an actor is immense. पहली चीज़ तो ये एक्टर का वर्ड बार बार यूज़ ना करें। मैं ना मुझे एक्टिंग का कोई शौक है, ना मुझे एक्टर बनना है। ये सर तफाक वो आपका मैनेजर है ना, मैं उससे बात करूंगा। तीन मैनेजर हैं जिन्होंने मुझे 0 पैसा दिलवाया है। तो वो उन्होंने मुझे नैंडोस प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं मिला। Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to yet another episode of Fahad's Den. Boy, oh boy, the visionary leader from being the dynamic master force in the corporate boardroom to being the undisputed king of mastering the art of film and media production. The man has done it all. The man is Sami Kahar. इतना इतना खतरनाक इंट्रोडक्शन। Sir, it was due. Come on. I don't think I've done it all, but चलें अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते। You've done it all and there's more to come. Let's put it that way. I've tried it all कहना चाहिए, done it all तो शायद You mastered it all, Sami bhai. Come on. चले मैं शायद थोड़ा मॉडेस्ट हो रहा हूँ लेकिन चले। बिल्कुल, you're being modest. Okay, let's start. मैं इतना ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा. I've seen a few podcasts of yours, how that transition came about from being in the corporate world to being the CEO. ठीक है? हाँ इसको मैं थोड़ा सा let's streamline it down a bit. ठीक है। How was the transition in terms of you navigating that process कि मैंने अब ये this is the time I'm not going to prolong my corporate career anymore. ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। इट वॉज नेवर प्लान दैट वे। कहते हैं ना मुझे बचपन से फिल्म बनाने का बहुत शौक था। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया आज से कोई 20 साल पहले, तो आपके वाले साहब इसका विटनेस हैं कि मैंने एडवर्टाइजिंग से ही स्टार्ट किया था। उस वक्त मैं बच्चा था, वो जवान थे, वो अब भी जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये जो है ये सिलसिला उस वक्त से जारी है। बीच में ऑब्वियसली आई वेंट टू कॉर्पोरेट करियर बिकॉज मेरी एजुकेशन जो थी MBA वगैरह वो कॉर्पोरेट से ज़्यादा सूटेड था। वहाँ गया, पाकिस्तान से बाहर भी गया, एंड विद ऑल द नेस्लेज एंड हेंकल्स ऑफ द वर्ल्ड। बट ये कहीं ऐसा नहीं था कि ये चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन थी कि मैं कभी इस तरफ मूव कर जाऊँगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम भी ये करना चाह रहा था। मुझे याद है कि 2013 के आसपास कहीं मैंने एक कहानी लिखी थी एक, तो मैं उसकी शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहा था, बट वो मटेरियलाइज़ कभी नहीं हो सकी फॉर सेवरल रीजंस। वो दुबई की बात है। लेकिन जो है बात ये है कि शौक ज़रूर था। और मुझे ये भी याद है कि 2016 में फैसल हाशमी ने एक तस्वीर लगाई अनुराग कश्यप के साथ कि यार आई एम वर्किंग विद हिम, एंड मैंने बहुत गालियाँ दी फैसल को कि यार यू आर वर्किंग विद अनुराग कश्यप और हम यहाँ बैठे एक्सेल शीटें बना रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड 2021 एंड आई वॉज वर्किंग विद अनुराग कश्यप माई सेल्फ। सो ये एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, Ultimate mic drop. हाँ कहना चाहिए। तो या बट फ्रॉम हिज बीइंग हिज फैन बॉय फॉर ऑल हिज लाइफ टू वर्किंग विद हिम वाज अ जर्नी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक दिन उठा मैं और आज से मैं अनुराग कश्यप के साथ काम करूँगा, दैट्स नॉट हाउ इट वाज। बट ऐसा नहीं था कि मैंने प्लान किया हुआ था कि 2017 आएगा तो 2017 में मैं जो हूँ सब छोड़ के ये करना शुरू कर दूँगा। इट हैपेंड, मैं फैसल से मिला, वी मेट फॉर समथिंग एल्स, ये ऑप्शन था, ये वी डिस्कस्ड इट, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो इज़ कि मैंने विदाउट थिंकिंग मच मैंने 1-2 लोगों से डिस्कस किया। मुझे याद है कि मैं एक खातून से डिस्कस कर रहा था ये, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो कि तुमने ये करना है। तो उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ डिस्कस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि मैंने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है कि आई एम लिविंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड कमिंग टू दिस साइड ऑफ द बिजनेस विच इज़ मेकिंग फिल्म्स। और उसको भी अब 4 साल होने वाले हैं और सिलसिला चल रहा है, एंड आई वुड से कि नो रिग्रेट्स। चल तो ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. Let me clear that out for the audience at least. हाँ चले अल्हम्दुलिल्लाह, God has been very kind and we have been very successful in what we have done and we still are very successful माशाल्लाह. and इंशाल्लाह आगे भी हालात अच्छी रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह. Okay. Visiting faculty at IB and Zabist. Did you have a teacher in your corporate self since the very start? अच्छा ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं पढ़ाया तो नहीं करता था पहले। 2012 की ये बात है। तो मैं जो मुझे अपने ऑफिशियल फीडबैक मिलता था ना HR से, वो ये था कि यार आपकी जो रिलेशनशिप विद योर सुपीरियर्स हैं वो भी ठीक है।
रिलेशनशिप विद योर जूनियर्स है वो भी ठीक है, बट आपके जो पीयर लेवल पे लोग हैं ना आपके उनसे रिलेशनशिप जो है बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके उन्से जो है लड़ाइयाँ भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। तो फिर उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आपने कभी सोचा कि आप टीचिंग करें? मैं कहा क्यों, टीचिंग क्यों करूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि उससे ये होगा कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए होंगे जिनको आपकी बात समझ नहीं आ रही होगी, जिनको आपसे कम पता होगा, एंड यू लर्न हाउ टू हैंडल देम। मैं कह रही टिप तो अच्छी है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन दुबई। मैंने जब से पढ़ाया, हल्ट में पढ़ाया, तो उससे मुझे पता चला कि एक रूम में मैं बैठा हुआ हूँ तो आगे जो 30 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, दे ऑल वांट टू लर्न फ्रॉम मी। तो आई बिकेम सॉफ्टर इन माई स्टांस टूवर्ड्स दैम। दैट हेल्प मी इन माई कॉर्पोरेट करियर। तो वो तो वहाँ ख़त्म हो गई थी बात। फिर पाकिस्तान वापस आने के बाद मैं कहा चलो दोबारा शुरू करते हैं। इसके दो फ़ायदे, एक तो जो स्टूडेंट होता है ना वो आपका बेस्ट एम्बेसडर होता है। वो 10 जगह जाके आपको बताता है कि यार हमारे एक टीचर हैं, समी साहब हैं, वो बड़े अच्छे टीचर हैं वगैरह वगैरह। दिस हैज़ हैपेंड एट IB एज वेल। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मेरे जैसे आदमी को स्पेशली एक रूम में 30-35 लोग मिल जाएं जो आपकी बात सुन रहे हैं और आप बोले जा रहे हैं तो बड़ी वैलिडेशन भी मिलती है और आपको एक फ्री में ज्ञान बांटने का टाइम मिल जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इस सेमेस्टर मैंने नहीं पढ़ाया, आई वॉज वेरी बिजी, बट 4 सेमेस्टर्स IB में पढ़ा चुका हूँ मैं, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। Did you enjoy IBA? I'm an IBA grad myself, so obviously आई एम would love to hear माइसेल्फ एन from you. IBA ग्रेड। तुमने कब ग्रेजुएट किया है? I graduated in 2022. I was the batch of 2018. ठीक Yeah, I enrolled in 2018. I graduated in मैंने 22. ग्रेजुएट किया था 2004 में। IBA फ्रॉम दैट टाइम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ नाउ। सर मैं भी यही बात बोलूँगा कि अगर मैं अपना टाइम भी देखूँ ना, IBA विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years हैज़ कम्प्लीटली चेंज। has changed this much. अच्छा, तो मुझे मज़ा आया, बच्चे भी बेहतर हैं मेरे लिए सरप्राइजिंगली। आई थिंक ओवर द 4 सेमेस्टर्स, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, आई वुड से दिस वाज द बेस्ट बैच, बट आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मी एज वेल कि मैंने भी अपनी टीचिंग टेक्निक्स आई हैव आल्सो लर्न एंड आई हैव आल्सो इम्प्रूव्ड। तो ग्रेजुअली एज आई एम टीचिंग मोर एंड मोर, आई एम एंजॉयिंग इट मोर एंड मोर। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। IB इज़ गुड। मैंने कहीं और तो नहीं पढ़ा है पाकिस्तान में IBA के अलावा, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। अच्छा, आपको एक वेंटिंग आउट भी मिल जाता है, प्लस आप बच्चों से सीखते ही बहुत हैं, नई चीज़ें सोचने को मिलती है, उनकी थिंकिंग है, वो जेनजी हैं, मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, तो उन दोनों को एक अच्छा एक बैलेंस मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है नहीं, आपके वालिद साहब से तो मैं बुढ़ा हूँ यार, वो यंग है मेरे सामने। सर, हम सारे यंग हैं। मैं बच्चा हूँ अभी। बिल्कुल ऐसे ही जी। ओके, MSc इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। जी जी। एक मार्केटिंग के लिए पर्सपेक्ट से अगर हम देखें तो ये साइकोलॉजी क्यों? फर्स्ट आई वांट नो दैट, देन आई डेल्व इनटू व्हाई आई फ्रेम दिस क्वेश्चन। अच्छा, मेरे इस पॉडकास्ट में भी और जनरली मेरी लाइफ में ये एक कॉमन थीम है कि नथिंग वाज प्लान्ड। सो दिस साइकोलॉजी पार्ट वाज आल्सो नॉट प्लान्ड। इट वाज नॉट सपोज टू बी दिस वे। जब मैं 2017 में आई हैड रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट इन माई कॉर्पोरेट करियर, तो मुझे लगा कि मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, तो मुझे अपने आप में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। IBA की जो डिग्री थी वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, 2004 की थी। द वर्ल्ड हैड चेंज्ड। तो मैंने सोचा कि मुझे लीडरशिप में कुछ करना चाहिए। तो मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। मिशिगन वाज वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल। उन्होंने तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई स्ट्रेट अवे। वो हाँ, मैं MSc लीडरशिप करना चाह रहा था, बट वहाँ से मुझे कोई पैसे भी ज़ाया हो गए, फीस के पे किए थे वो, उसके थे थोड़े रजिस्ट्रेशन वगैरह के पैसे। ओके ओके ओके। फिर मेरे पास वॉरिक एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन का ऑप्शन था फॉर MBA, बट मैंने सोचा एक और MBA का क्या पॉइंट है व्हेन आई ऑलरेडी हैव वन। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि स्ट्रैथक्लाइड में एक ऑप्शन है कि आप बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ सकें। तो मैं क्या, बिजनेस भी है, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, तो इट मेड सेंस। और इट वाज आल्सो फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू मैनेज पीपल एंड हाउ HR पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ मैंने सोचा कि हाँ ये चीज़ की जा सकती है। सो आई टुक दैट पार्ट। तो भी अगेन प्लान इस तरह से नहीं था। आई क्विट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो वो एक अच्छी जर्नी थी, इन्वेस्टमेंट इन माई सेल्फ थी। अगर मैं ये कहूँ कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उस डिग्री से वो मुझे मिल गया तो शायद नहीं, बट हाँ इट टॉट मी अ लॉट। इट टॉट मी न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर एग्जांपल एटलीस्ट, एंड वही मैंने अपने टीचिंग करियर में भी यूज़ किए हैं। इट एड्स टू क्रेडेंशियल्स ऑन द रेज्यूमे कि आपने फॉरेन डिग्री, इट मेक्स यू मोर क्रेडिबल। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और किसी हद तक मैं कहूँगा कि हाँ, इन डीलिंग विद पीपल भी मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी जो पहले थी वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस, बट इट हेल्प इन लेट्स से 10-15% इंप्रूवमेंट ऑफ वर्सेस व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर। Say, fair enough. But tell me one thing, in terms of marketing initiatives, did you feel that consumer psychology did actually impact your approach in terms of marketing strategies, or being as a filmmaker, now that you understood the dynamics of how a human function is functioning, ठीक है, कि मुझे ये पता है ये मेरा consumer है, उसकी psychology ये in terms of buying that specific brand. And you being a filmmaker, मुझे पता है कि अब normal mind will think of it this way, the ad which he is seeing, and I need to tap into that specific part of the brain. इस सवाल के 2-3 जवाब हो सकते हैं अलग अलग सेक्शन के। जो पहला सवाल है कि डज स्टडिंग साइकोलॉजी हेल्प यू इन मैपिंग स्ट्रेटजीज फॉर द कंज्यूमर्स और नॉट। वैसे मैंने कंज्यूमर साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, मैंने बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ी है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। बट अगर आपको कंज्यूमर साइकी की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट इनसाइट्स। और इनसाइट एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर कम्युनिकेशन अगर बनेगी तो ना वो अच्छी होगी ना वो रेलिवेंट होगी। अभी रिसेंटली हमारा ऐड चल रहा है जोंग का, हमने किया जिसमें कि 100 रुपये में
क्या मिलता है महीने भर के लिए। तो अगर मुझे याद है आप भी किसी ज़माने में 100 रुपये यूज़ करते होंगे, 100 रुपये एक बड़ा अमाउंट था कि 100 रुपये में क्या क्या मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और आज के दिन 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक इंसाइट है, क्या एक रियलिटी है। इंसाइट वो रियलिटी होती है जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही होती है दुनिया में, और आप उसको कहना नहीं चाह रहे होते। तो हमने कहा कि ठीक है 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो हमने इस इंसाइट पे एक ऐड बना लिया। ये पार्ट कंज्यूमर साइकोलॉजी से रिलेटेड है। कंज्यूमर के लिए 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, तो ये चीज़ मुझे समझने में हेल्प हो जाएगी अगर मैं कंज्यूमर साइकोलॉजी को बेहतर समझता हूँ तो। अदरवाइज़ मैं क्या होगा, मैं नाच गाने के लिए एक ऐड बना रहा हूँ और उसको मैं नाम दे दूँगा क्योंकि जेनजी जो है वो नाच गाना पसंद करती है और टिकटॉक यूज़ करती है, इसलिए ऐड। उसमें कोई इंसाइट नहीं होगी। अगर मैं शान डॉक्टर बहू की एग्जांपल दूँ तो वहाँ भी इंसाइट क्या थी कि यार 77% ऑफ वुमेन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन। तो एक बहुत बड़ी इंसाइट है कि यार आपके मुल्क में पढ़ाई ज़ाया हो रही है लोगों की, और डॉक्टर्स जो है वो काम नहीं कर रही ख़वातीन, क्योंकि वो शादी करती हैं, क्योंकि लोगों को डॉक्टर बहू चाहिए होती है। अब ये इंसाइट है। अब इस इंसाइट को लेकर आप कितना एक्सपैंड कर लें और क्या कम्युनिकेशन बना लें, ये आप कंज्यूमर साइकोलॉजी से निकालते हैं। क्या ये मुझे हेल्प करता है इन माई फिल्म मेकिंग पार्ट? तो नहीं, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब मैं एक प्रोडक्शन हाउस हूँ तो मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हूँ फ्रॉम द इंटायर प्रोसेस। पहले क्लाइंट है, फिर एजेंसी है, उसके बाद कहीं जाके प्रोडक्शन हाउस आता है। तो ये जो दो लोग ऊपर बैठे हुए, विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू देम, ये सारे कहानियाँ कर चुके होते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारे पास जब वो आते हैं तो हमसे क्रिएटिव इनपुट 90% केसेस में नहीं ले रहे होते। उन्होंने बनाया हुआ होता है, हमने सिर्फ उसको प्रोड्यूस करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। एज अ प्रोड्यूसर मेरा काम ये है कि मैं एक बार उनको शायद समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो बात सुनते भी हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करना है। आई एम फाइन विद बोथ। अगर कोई मुझे ये कहता है कि यार आपको नहीं आती मार्केटिंग, मुझे करने दें, आई एम हैप्पी विद दिस एज लॉन्ग एज ही पेज मी माई मनी। सिंपल सी बात। तो मुझे मेरे पैसे देता है, मैं ऐड बना देता हूँ, ऐड बुरा लग रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको रेस ज़रूर किया होता है। और ऐसा होता है कि हम ऐसे ऐड बनाते हैं जो बिल्कुल इरेलेवेंट से होते हैं। बट हमारा काम, आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग आर्ट वर्क्स, आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग आर्ट वर्क्स, दे आर नॉट। उनको ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो उनके बिजनेस को हेल्प करे। मेरा तो बिजनेस ही फिल्म बनाना है, तो मैं तो अच्छी फिल्म बना दूंगा, एग्जीक्यूशन अच्छी होगी तो इट विल हेल्प मी। तो आई एम फाइन विद दैट। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बात सुनते हैं, जो समझना चाहते हैं, तो उनके साथ अच्छी इक्वेशन ही बन जाती है। और ऐसे क्लाइंट्स भी हैं तो उनके साथ हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव वैल्यू भी ऐड कर देते हैं और शायद वो चीज़ तो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। सही विल गेट मोर इनटू दिस जी। बट in this whole conversation you mentioned a brand हाँ Zong. हाँ Sir, you know where I'm taking this conversation to, ठीक है? You came on the big screen itself. अच्छा वहाँ चले गए हम अभी। ओके Sir, simple. It's not scripted. It's random. जोंग। हाँ मेरे एजेंट से What बात was कर that? लें आप, वो डिटेल आपको बताएंगे। मेरे 3 एजेंट्स हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली 3 लोगों ने उस सेट पे क्लेम किया कि वो मेरे मैनेजर्स हैं, एंड आई डेंट गेट पेड अ सिंगल पेनी फॉर दैट ऐड। तो मुझे 3 मैनेजर्स के होते हुए भी कोई पैसा नहीं मिला उस ऐड का करने का। आंख मारी मैंने इतनी मेहनत से, और आंख मारने के पैसे नहीं मिले देखे। खैर तो वो भी अगेन वंस अगेन बाय डिफ़ॉल्ट था, बाय डिज़ाइन नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में आऊँगा एक बार जोंग का ऐड करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं लाहौर में था इनफैक्ट, आई वॉज देयर फॉर सम अदर मीटिंग, एंड इन लोगों ने पीछे से, क्योंकि क्लाइंट भी हमारे दोस्त थे, डायरेक्टर जामी थे, जामी से भी दोस्ती थी, एंड साथ ही जो मेरे लोग बैठे हुए थे, इन्होंने पीछे कोई खिचड़ी बनाई। उन्होंने कहा यार इस टैलेंट के लिए तो हम सभी को रख लेते हैं। मैं वापस आया तो मैं ऑलरेडी अप्रूव टैलेंट में था। लाइक मुझसे किसी ने पूछना ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने कहा नहीं। तो उस सेट था ना, उस सेट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस सेट पे मैं उस दुल्हन की तरह था जो अकेली अपने ख़ानदान की बच्ची होती है, उसको अपनी शादी भी करनी होती है, साथ साथ उसके खाने भी देखना होता है, ये भी देखना होता है गेस्ट सही आ गए नहीं आ गए, हॉल में लाइटें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, गाड़ियाँ हैं नहीं है। तो मैं वहाँ भागता हुआ जाता था, सेट पे बैठता था, आंख मारता था, फिर मैं देखता था ऊपर फोटोग्राफी हो रही है, बाहर लाइट लगी हुई है सब है, फिर मैं वापस आता था, फिर सेट पे बैठता था, आंख मारता था, फिर मैं घूमते फिरते जा रहा था। बट खैर इट गॉट गुड रिस्पॉन्स। तो आइंदा भी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं आंख ज़रूर मारूंगा। अगर आपको किसी को भी आंख मरवानी हो अगर, तो मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी है क्योंकि मैं फ्रेम ये खराब नहीं करना चाहता था। आई वांटेड दिस टू बी कॉट ऑन कैमरा। लेट्स गेट बैक टू मार्केटिंग ओनली। बीच में आपने बात की दैट बीइंग अ फिल्म प्रोड्यूसर योर वर्क इज टू मेक आर्ट वर्क्स। हाँ जी ठीक है। Is marketing, at least the current or the future of marketing, all about creating artworks and getting those desired numbers? ये भी अगेन दिस गोज बैक टू व्हाट आई यूजुअली से इन द फर्स्ट क्लास ऑफ माय एवरी बैच। मेरे हिसाब से, और ये अगेन मेरी डेफिनेशन है, हो सकता है कि लोग डिफरेंटली डिफाइन करते हो। मेरे हिसाब से एक मार्केटर जो है ना, एक अच्छा मार्केटर, वो 3 चीज़ों से बनता है। वन इज़ क्रिएटिव स्ट्रीक, जिसकी हमने अभी बात की, द अदर इज़ बिजनेस एक्यूमेन, एंड द थर्ड इज़ ऑपरेशनल कंट्रोल। अगर आप भी मार्केटर बनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से दीज आर द 3 थिंग्स। अब इसमें वेटेज अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से सिर्फ 20% वेट जाता है क्रिएटिव स्ट्रीक को, 40% जाएगा बिजनेस एक्यूमेन को, और 40% जाएगा ऑपरेशनल कंट्रोल को। ऑपरेशनल कंट्रोल क्या है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी कैसी है आपकी,
क्या आप टाइम पे चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सप्लाई चेन के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, सेल्स के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, प्रोडक्शन के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. दैट्स 40% ऑफ योर वर्क. दी अदर 40% इज बिजनेस एक्यूमेंट, कि भाई पैसे लगाने कहाँ हैं, इस ब्रांड में लगाऊं, उस ब्रांड में लगाऊं, इस एसक्यू में लगाऊं या उस एसक्यू में लगाऊं, इस शहर में लगाऊं या उस शहर में लगाऊं, जहाँ से मुझे हाईस्ट रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एवरी पेनी यू स्पेंड हैज़ टू ब्रिंग समथिंग बैक इन द बिजनेस. ROI. ठीक है, ROI. तो आपने ये देखना होता है उस बिजनेस में कि 40% आप टाइम इस चीज़ पे लगाएंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है. बाकी जो टाइम 20% बच जाता है वो क्रिएटिव स्ट्रीक के लिए है. उसमें भी आधा काम एजेंसी करेगी, क्योंकि आपने उसको इसी चीज़ के लिए हायर किया हुआ है. तो क्रिएटिविटी इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट डिफाइंस अ गुड मार्केटियर, बट हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पैकेज. अब हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं जी 50% क्रिएटिविटी है, बाकी 20% और 30% जो है वो दूसरी चीज़ें, ये उनकी डेफिनेशन हो सकती है. मेरे हिसाब से 40 एंड 20, इसमें क्रिएटिविटी इज ओनली 20%, बाकी काम जो है वो बिजनेस एक्यूमेन एंड ऑपरेशनल कंट्रोल का है. Okay, fair enough. So अगर 80% of it goes to business related decisions only and 20% of the remaining revenue that you're earning, ठीक है, goes to creative thinking. इस creative thinking के अंदर भी what do you think is the role of references and region approved shots? क्योंकि अगर मैं किसी भी एक MNC की बात करूं, ठीक है, उनको पता है उनके पास रीजन से अप्रूव हुआ हुआ शॉट आया हुआ है, उन्होंने उसको 99.9% रेप्लिकेट करना है. तो क्रिएटिव फ्रीडम तो 20 से भी जीरो नहीं हो गई. हाँ, ऐसा ही है. मैंने भी 2-3 जगह ऐसा काम किया है, बल्कि तीनों ही. मैंने मॉन्डलीज किया, नेस्ले किया, हेंकल किया. तीनों जगह ऐसी थी कि जहाँ पे जो रीजनल या ग्लोबल ब्रांड्स थी उस पर तो गाइडलाइंस फिक्स थी. लकीली मेरे केस में नेस्ले में आई वाज लुकिंग आफ्टर मिल्क पैक विच इज़ नॉट अ रीजनल ब्रांड. तो वहाँ पे हमारे पास फ्रीडम था कि हम खेल लेते थे थोड़ा और हम बाहर जा सकते थे. इवन तो नेस्ले स्टिल हैज़ वेरी टफ गाइडलाइंस, बट एटलीस्ट ये नहीं था कि मैं बाहर से चीज़ें आ रही हैं जो हमें रेप्लिकेट करनी है, और आज भी ऐसा ही है. बट अगर कोई बंदा जो है वो प्योर लाइफ पे काम करता है, प्योर लाइफ भी पाकिस्तानी है वैसे, अगर कोई बंदा नेस्कैफे पे काम करता है मिसाल के तौर पे, तो उसको तो वही कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो कि ग्लोबल अप्रोच है. सिमिलरली हेंकल में जब हम गए तो इत्तेफाक की बात है कि पहला साल जब था तो उस टाइम पे रीजनल और ग्लोबल अप्रोच नहीं थी. मुझे याद है इवन आपके वाले साहब को मैंने दुबई बुला के शूट करवा लिया था. इतना फ्रीडम था हमारे पास कि हमने पहले पाकिस्तान से फोटोग्राफर बुला के शूट करवा लिया था. इतना ज़्यादा फ्रीडम. और उसके 1 साल के बाद सिचुएशन ये हो गई कि हम ब्रीफ भी नहीं लिखते थे विद इन 1 ईयर. और दैट वाज द टाइम व्हेन आई मूव फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मार्केटिंग में सिर्फ मैं ऑपरेशंस ही देख रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा होगा. आज भी विदाउट टेकिंग नेम्स ऐसी MNCs हैं पाकिस्तान में जहाँ ब्रांड मैनेजर ब्रीफ भी नहीं लिखता, एंड बिग नेम्स, क्योंकि ब्रीफ भी या तो सिंगापुर से आ रही होती है, इंडिया से आ रही होती है, जो कि उनके रीजनल हब्स हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड मैनेजर तो नहीं सीखेगा उससे. बट वो और चीज़ें सीख लेते हैं, वो ऑपरेशनल कंट्रोल सीख लेते हैं, वो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद इन द कंपनी सीख लेते हैं, अपने फ्लोर प्रेजेंस सीख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं. तो ये अगेन इट्स अ मिक्स. अगर मैं आज के दिन में, पहले मेरी फर्स्ट जॉब अगर हेंकल की होती है आज के दिन में, आई विल नॉट लर्न मच. मेरे लिए अच्छा ये था, और हमारे साथ कुछ लोग जो गए थे, कि हम लोगों ने मार्केटिंग पहले सीख ली थी, तो हमने बिजनेस और ऑपरेशन वहाँ से बहुत अच्छा सीखा, बिकॉज दैट्स व्हाट दैट कंपनी बिलीव्स इन. हर ब्रांड का अपना P&L और हर इंसान का अपना P&L था वहाँ. ये चीज़ शायद मुझे नेस्ले में रहते हुए या मॉन्डलीज में रहते हुए इतनी आसानी से नहीं मिलती. सो वी हैव बीन लकी दैट पे. आज के दिन में कोई इंसान अगर मार्केटिंग से स्टार्ट करता है इन दीज कंपनीज, तो मार्केटिंग नहीं सीखेगा वो. ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, बट दिस इज़ वॉट वी लिव इन. हम एक बहुत छोटा कंट्री है फॉर ग्लोबल, स्पेशली विद डॉलर की प्राइसेस कंटिन्यूसली जाना, हम छोटे से छोटे होता जाते हैं. तो उनके लिए हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो हमें कंप्लीटली एक फ्रीडम दे दें कि आप खुद करें. इंडिया फॉर एग्जांपल नहीं हाथ लगाने देता आपको किसी चीज़ को, सब खुद कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है. Exactly. वी हैव टू लिव विद दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन. Say, fair enough. I think very well explained. Let's channel this conversation to, okay, you got, कुछ कंपनीज में आपको 20% वो मिल रहा है जिधर रीजन अप्रूव शॉट नहीं रहा है, ठीक है. विद इन दैट 20%, हाउ इम्पोर्टेंट एज अ मार्केटियर टर्न फिल्म मेकर डू यू फील इज द रोल ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग? बिकॉज आई हैड अ कोर्स माई सेल्फ, ब्रांड स्टोरी टेलिंग का एक मेरा पूरा कोर्स था मेरे मास्टर्स में, वेयर ओनली वी वर टॉट ब्रांड स्टोरी टेलिंग एंड वाई इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ कैप्टिवेटिंग स्टोरी इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट योर मैसेज एंड ड्राइव ब्रांड लॉयल्टी. एक हमारे दोस्त हैं, और बहुत पुराने दोस्त हैं, IBA के ज़माने के दोस्त हैं, और बहुत सीनियर पोजीशन पे भी हैं. उन्होंने भी ग्लोबली भी काम किया हुआ है ऐसी कंपनी में जो शायद आपसे भी रिलेटेड हो. तो वो उनसे मेरी एक बार बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कंज्यूमर्स बाय स्टोरीज एंड इमोशंस. उन्होंने कहा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, कंज्यूमर्स बाय बेनिफिट्स. और वो एक एजुकेटेड आदमी है, उनका अपना व्यू है, मैं उनके व्यू की कदर करता हूँ, लेकिन रियलिटी है कि ये भी एक व्यू है. तो आप जो कह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग से फ़र्क पड़ता है, तो देयर इज़ अ लार्ज फैक्शन ऑफ द मार्केटिंग कम्युनिटी विच एक्चुअली बिलीव्स कि स्टोरी टेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज बेनिफिट. अब मैं ये कहूँगा कि यार बेनिफिट भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, और बाज़ों का ऐसा होता है कि बेनिफिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्टोरी इतनी स्ट्रांग होती है. अब जैसे हम इंडियन एड्स की बात करते हैं, अब इंडियन एड्स हम देखते हैं, पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें स्टोरी बहुत अच्छी बताई हुई होती है, चाहे वो ह्यूमर के थ्रू हो या इमोशंस के थ्रू हो. हमारे पास एटलीस्ट कोई इसकी एविडेंस नहीं है
कि क्या वो ब्रांड के लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, क्या उससे सेल्स पे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, क्या उससे ब्रांड की एफिनिटी पे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, हम अच्छा ऐड देख के खुश हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का एक लार्ज पॉपुलेशन का ख्याल ये है विद इन मार्केटिंग फ्रेटर्निटी कि वो एड्स यकीनन अच्छे होते हैं बट उससे ब्रांड्स को बेनिफिट नहीं होता। दैट्स वाई दे वर्क ऑन पाकिस्तान में ऐसी कम्युनिकेशन पे जो बेनिफिट कम्युनिकेट कर दे, बेशक वो स्टोरी टेलिंग में वीक भी हो। अब एक पर्सपेक्टिव है, देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर टू दिस। मुझे अगर ये मौका मिले कि यार मैं स्टोरी सुनाऊँ तो मैं तो चूँकि एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अच्छी स्टोरी सुनाऊँ। लेकिन अगर उसमें ब्रांड बेनिफिट मिस हो रहा है तो शायद मुझे फ़र्क ना पड़ो लेकिन ब्रांड को फ़र्क पड़ेगा। आइडियली ये होना चाहिए कि आप दोनों काम एक साथ कर सकें। अब अगर मैं दोबारा जोंग की एग्जांपल दूं, जो अभी हमने 100 रुपये वाला किया, तो उसमें एक स्टोरी भी है और ब्रांड का बेनिफिट भी आ रहा है, तो शायद कॉम्बिनेशन बन गया। बट बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके पास स्टोरी होती है तो बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट होता है तो स्टोरी नहीं होती। इन एन आइडियल वर्ल्ड अच्छा सोच के दोनों काम साथ कर लें तो अच्छा हो जाए। अदरवाइज आई विल ऑलवेज प्रेफर स्टोरी टेलिंग एंड प्रॉब्ली द अदर साइड विल ऑलवेज प्रेफर कम्युनिकेशन ऑफ द बेनिफिट्स। Oh, okay, fair enough. So you're a vote of storytelling itself. Okay, tell me one more thing, that how do you think that the medium of film actually differentiates the concept of truth versus reality? ये दो अलग चीज़ें। एक तो पहली चीज़ ये समझ लें आप, ये मेरा ज्ञान है, आप Sir, please. ना भी अग्री करें, कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। देयर इज़ योर ट्रूथ एंड देयर इज़ माई ट्रूथ, देयर इज़ योर वर्जन ऑफ इट एंड माई वर्जन ऑफ इट, एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ इज समवेयर ऑलवेज इन द मिडल। जो आप बिलीव करते हो मैं बिलीव करता Grey हूँ, उसके area. दरमियान ग्रे ना भी हो, रियलिटी है। आप उसके कुछ पार्ट्स पे बिलीव नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार शायद ये चीज़ सही हो लेकिन ये चीज़ गलत हो, मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो और एक स्टोरी टेलर का काम कतई ये नहीं है कि वो सच्ची कहानी सुनाए, वरना वो डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, फिक्शन हर जगह होती है। आज बायोपिक भी अगर बनती है तो बायोपिक भी 100% रियलिटी पे नहीं होती, उसमें फिक्शनलाइज किया जाता है उसको, क्योंकि कंज्यूमर को कुछ दिखाना है तो कंज्यूमर को वो चीज़ दिखानी पड़ेगी जो उसको पसंद आए, चाहे वो बेशक। अब जैसे मिसाल के तौर पे भाग मिल्खा भाग अगर आपने देखी हो, उसमें जो है वो मिल्खा सिंह वो जीत जाते हैं, उनको मेडल ही मिल जाता है। क्या वो रियलिटी में ऐसा हुआ था? क्या वो रियलिटी में लोगों से इस तरह भाग के आए थे? वी डोंट नो दैट, राइट? ऐसा शायद ना हुआ हो। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कि रियलिटी में भी उतनी एक्साइटिंग हैं, तो उनको आप कहेंगे हाँ ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। बाज़ अगर खुदा ने ऐसी स्टोरीज लिख दी हैं ज़िंदगी में, लेकिन जनरली जो है आपको ट्रूथ में फिक्शन मिक्स करनी पड़ती है। और कोशिश करेंगे, अब जैसे हीरा मंडी इस वक्त आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है, संजय लीला भंसाली ने बनाया है। आप जब भंसाली का सिनेमा देखते हैं तो आप उसको रियलिज्म के लिए नहीं देखते। बैक इन द डे हीरा मंडी आज भी वैसा नहीं लगती थी जैसी वो उसने दिखा दी हो, तो बकिंगम पैलेस में कहीं शूट कर रहा है, ठीक है। सो दैट वर्ल्ड इज़ नॉट रियल, बट आई वुड नॉट वॉच भंसाली सिनेमा फॉर रियलिज्म, आई विल वॉच इट फॉर द विजुअल इट क्रिएट्स। तो मुझे पता है कि मैं वहाँ क्या देखने जा रहा हूँ, मुझे वहाँ मिल रहा है ग्रेट विजुअल्स, ठीक है। अगर मुझे रियलिज्म देखना होगा तो मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देखूँगा, वहाँ मुझे रियलिज्म मिल जाएगा। तो आई नो वेयर आई वॉन्ट वॉट। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हर स्टोरी में रियलिटी होगी, ट्रूथ बेस्ड होगी, तो फिर आज शायद सुपर हीरो मूवीज़ भी ना होती, वो कौन सा रियलिटी है? या एग्जैक्टली, साइ-फाई। ऐसा ही। ओके, अगर रियलिज्म और ट्रुथ को हम लोग एक तरफ रख देते हैं, एज इन रियलिज्म इज समथिंग विच इज़ क्रिएटेड फिलोसॉफिकली एंड ट्रुथ बीइंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है। वी नो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव गॉट डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। हम टीवी से बना लेंगे, डीवीसी बना लेंगे, वील हैव डिफरेंट पीआर कैंपेन्स एंड ऑल। देयर इज वन अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट एज वेल, मीम्स। बंदा एक मीम देखता है हंस पड़ता है, दो देखता है हंस पड़ता है, पीपल गेट ऑन अ चेन ऑफ इट वेरी क्विकली। सो डू यू थिंक दैट द मीडियम ऑफ मीम्स कैन सर्व एज अ मीडियम, सॉरी मैं मीडियम बहुत दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, बट मीडियम ऑफ कन्वेइंग फिलोसॉफिकल ट्रुथ? देखा नहीं है, बहुत डीप ये ऐसा भी हो तो रहा है। अगर आप रील्स देखना शुरू करें तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में आप स्क्रॉल करते जाते हैं थंब से, तो आपको कुछ ना कुछ डीप और फिलोसॉफिकल मिल ही जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनका ना साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक है, ना वो कोई वेल रेड हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान दे रहे होते हैं। अब रिस्क है ना ये बहुत बड़ा। आप जिस एक बात कर रहे हैं, डीप कोई चीज़ निकल के आ जाए, लोग उससे बिलीव करना शुरू कर दें। ऐसे हैं चीज़ें ऑनलाइन जो बहुत बकवास हैं, लेकिन चूंकि वो डीप आवाज़ें बोली जा रही हैं और पीछे हल्का सा म्यूजिक चलाया हुआ, तो लोगों को लगता है शायद वो सच कह रहे हैं। Exactly. है नहीं, ठीक है। तो मैं जब मीम्स को देखता हूँ तो मैं तो उसको ह्यूमर और फन के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ, शायद इक्का दुक्का कुछ में समझ में आ जाए फ्रॉम डीपर मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बट ह्यूमर भी आपको डीपली हिट कर सकता है। डार्क ह्यूमर अगर है तो यू कुड रिलेट टू इट। और बहुत बार ऐसा होता है, आप कहते हैं यार ये तो मेरी स्टोरी है, फनी है, आई डोंट लाइक इट बट इट हैज़ हैपेंड विद मी। रिलेटेबल, चाहे वो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सिबलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आपके लिए रिलेटेबल होता है वो। तो आप उसको अगर डीपर देखना चाहें या चाहे ऑफेंड होना चाहें तो आप हो सकते हैं उससे, लेकिन हो सकता है वो ह्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में किया हो। तो ह्यूमर भी डीप होता है। ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमर इज़ नॉट एन इमोशन दैट एग्जिस्ट ओनली इन हैप्पीनेस और सैडनेस। ह्यूमर इज़ एन इमोशन दैट कैन एग्जिस्ट इन सैडनेस। ऐसा नहीं है कि ह्यूमर का मतलब ये है कि खुश हूँ और हंस रहा हूँ। सैड ह्यूमर इज़ ऑल्सो ग्रेट ह्यूमर। अगर आप रिकी जर्वेस को सुने या उसके काम देखें तो इट्स ऑल डार्क सैड ह्यूमर विच इज़ ग्रेट इन माई व्यू।
तो अगेन अपना अपना जॉनरा होता है लोगों का, हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ में आ रही हो जो डीपर मीनिंग आ रहा है थ्रू मीम्स, मैं उनको उस तरह नहीं देखता, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको उस तरह से देखना चाहेंगे और शायद एट सम पॉइंट उसकी मार्केट बन जाए। सही फेयर इनफ। ओके, लेट्स गो बैक इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन। बीच में हमने बात की थी स्टोरी टेलिंग की, ठीक है। यू वर अ स्टोरी ओरिएंटेड पर्सन योरसेल्फ एंड यू वुड वांट टू सी दैट इन विद इन द मीडियम ऑफ टीवीसीज एंड डीवीसीज, ठीक है। हाउ कैन यू पोटेंशियली इंटीग्रेट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज विद इन द स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट? क्योंकि ब्रांड को तो ROI चाहिए, 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न चाहिए, 80% ऑफ इट वी हैव एग्रीड कि वो ये है, 20% चलो क्रिएटिव इनपुट, दैट टू इफ इट्स नॉट एन MNC विच इज गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम इट्स रीजन। देखो क्या हर ब्रांड को स्टोरी चाहिए भी, ये भी तो सवाल है ना। हम फोकस काफ़ी कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग पर, बात भी कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि हर ब्रांड को स्टोरी टेलिंग चाहिए। कुछ ब्रांड्स को शायद नहीं भी चाहिए, ठीक है। तो मैं फोर्सफुली ज़बरदस्ती हर चीज़ में स्टोरी नहीं डालूंगा। मिसाल के तौर पे आपने आप जरा एक्सप्लोर करते हैं ना पिछले दिनों में कौन से आपने ऐसी कम्युनिकेशन देखी है ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी स्टोरीज़ हों। मुझे SIUT याद आता है, जामी ने शूट किया था वो, जिसमें जो है वो ₹1.5 स्टोरी थी, आई डोंट नो इफ यू सीन इट और नॉट। तो डोनेशन बेस्ड था कि ₹1.5 जमा कराते थे SIUT में सम टाइम बैक। या मैं अमरेली स्टील्स देखूँ अगर, वो भी अगेन जामी ने शूट किया था। तो वो मुझे समझ में आता है कि उन ब्रांड्स को शायद, और एक स्पेशली अमरेली स्टील्स जहाँ पे एक कमोडिटी ब्रांड को उन्होंने ब्रांड बनाना था तो उन्होंने इसको इफेक्टिवली यूज़ किया। बट अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे 100 रुपए में 20 मिनट बेचने हैं, तो डू आई रियली नीड अ स्टोरी, आई जस्ट नीड टू सेल अ पैकेज। तो शायद मैं उसके बगैर भी सर्वाइव कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या ब्रांड की नीड है नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसी ब्रीफ मिलेगी जिसमें ब्रांड इज स्पेसिफिकली आस्किंग कि मुझे स्टोरी बनानी है, तो हाँ मैं जाऊँगा उस तरफ। थीमेटिक कम्युनिकेशन होती है, वी आर वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ जो भी वर्ल्ड कप पे चलना है, बट वहाँ उन्होंने बहुत क्लियरली हमें कहा हुआ है कि जी ये थीमेटिक कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट नहीं आएगी। ग्रेट, बहुत कम ऐसा होता है, वी वेरी हैप्पी टू डू दिस। बट अगर मुझे कहते हैं नहीं यार ये है तो थीमेटिक, लेकिन इसमें साथ प्रोडक्ट ऑफरिंग भी आनी है, विच इज़ व्हाट वी डिड फॉर, देयर इज अ कैंपेन कॉल्ड यू तो बाबर है, सम टाइम बैक पिछले वर्ल्ड कप में हमने किया था वो। तो उस टाइम पे जब वो स्टार्ट हुआ था तो एज ए थीमेटिक हुआ था, बट उसमें हमने प्रोडक्ट डालनी थी तो वो इंटीग्रेट कर दिया उसको। तो ये सब अगेन ब्रांड की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। वन साइज़ फिट्स ऑल कभी भी नहीं है इसमें। हो सकता है कुछ ब्रांड को चाहिए हो, कुछ ब्रांड को नहीं चाहिए हो, और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो खुश हैं विदाउट स्टोरी, सो वर्क्स फॉर देम आई गेस। कोई क्वेश्चन, ठीक है, ब्रांड्स वो उनके साथ खुश नहीं है, बट वो ब्रांड का जो एस्पेक्ट है, इज़ दैट इन रिटर्न टू कि मुझे सेल्स का नंबर बढ़ाना है या फिर मेरी कम्युनिकेशन ये जानी है? क्योंकि ब्रांड टीम अलग है, कम्युनिकेशन टीम अलग है। कम्युनिकेशन वाली जो टीम है उनका तो ऑब्जेक्टिव ही ये टू नरेट स्टोरीज एंड नॉट ड्राइव द सेल्स, ठीक है। एज एन प्राइमरी फोकस उनका सेल्स बढ़ाना नहीं है, उनका प्राइमरी फोकस तो है कि रिलेटेबल हो, PR का काम बढ़े, कॉम्स जाए तो फिर उससे वो रिलेटेबल हो, दे कैन पुश द ब्रांड इटसेल्फ। तो वहाँ तो स्टोरीज ही नरेट करनी है। KPIs हर एक के अलग होते हैं। ऐसे यूजली वैसे बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन और ब्रांड टीम अलग अलग हैं। नेस्ले में अलग है, यूनिलीवर में I'm sure अलग होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन लोकल कंपनीज ये सेम ही लोग देख रहे होते हैं दोनों चीज़ें। दोनों की KPIs अलग हैं। कम्युनिकेशन वालों का KPI ये होगा कि यार ब्रांड के KPIs ऊपर जाएँ, सेल्स से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। और सेल्स वालों का KPI कि सेल्स ऊपर जाएँ। ब्रांड मैनेजर जो है या ब्रांड टीम जो है दोनों के दरमियान है, उसको कम्युनिकेशन के साथ ब्रांड के KPIs भी ऊपर लेके जाने हैं, रिकॉल से लेके अवेयरनेस से लेके लॉयल्टी तक, या ब्रांड लव जिसको कहते हैं कुछ कंपनीज में, और दूसरी तरफ उनको सेल्स ही बढ़ानी है। सो दे हैव टू फाइंड द बेस्ट मिक्स ऑफ एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल। दिस इज़ वाई द ब्रांड मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट। क्या आप, मैंने कहा ना कि उसने ऑपरेशनल कंट्रोल भी देखना है, तो यहाँ वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि सेल्स वाला उससे खुश है नहीं है। अगर सेल्स वाला खुश नहीं है उसकी कम्युनिकेशन से, तो कितनी ही अच्छी कम्युनिकेशन हो, फंसेगा वो। तो उसको जाके हमने काम किया हुआ एज ब्रांड मैनेजर्स कि मैं जाके सेल्स डायरेक्टर के पास बैठूंगा, मैं उससे बताऊंगा यार ये मैंने ऐड बनाया है, ये फ़लानी जगह उस जोन में पसंद आएगा, और सेल्स वाले ऑब्जेक्ट करते हैं कि यार आपके ऐड में ये चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे सेलिब्रिटी कास्टिंग है, सेलिब्रिटी कास्टिंग की सबसे बड़ी रीज़न मेनली या तो सेट होता है या फिर जो है सेल्स वाले होते हैं। सेल्स वाले कहते हैं यार फलाना आजकल ड्रामा चल रहा है, उसमें वो हीरो या वो हीरोइन है, वो आपके ऐड में होगी तो प्रोडक्ट बिकेगी। एंड प्रॉब्ली इज़ द रियलिटी, ऐसा ही है। मैं तो ग्राउंड से दूर हूँ, बट शायद ग्राउंड रियलिटीज़ में किसी दुकान वाले के पास जाऊँ तो वो बोलेगा यार फवाद खान वाला ऐड आया था तो ब्रांड बिका है, वरना नहीं बिका। सो ये इस किस्म के प्रेशर्स आपके पास आते हैं फ्रॉम द सेल्स टीम। बट आप कम्युनिकेशन टीम के पास जाएंगे तो आपसे मैं पूछूंगा आपको डालडा का कौन सा ऐड याद है, आप कहेंगे यार मुझे डालडा का फवाद खान वाला ऐड याद है। आपको ये याद नहीं होगा कि उस ऐड में क्या हो रहा था, तो इसका मतलब ब्रांड कम्युनिकेशन तो फेल हो गई। फवाद खान सक्सेसफुल है, फवाद खान के KPIs ऊपर जा रहे हैं, पीपल नो फवाद खान, पीपल डोंट नो कि उस ऐड में क्या हो रहा था। तो कम्युनिकेशन फेलियर है वो, लेकिन सेल्स वाला खुश है क्योंकि फवाद खान ऐड में। तो ब्रांड मैनेजर का काम ये है कि इन दोनों के दरमियान की चीज़ निकाले कि यार फवाद खान भी अगर आ सकता है तो आ जाए, या कोई सेलिब्रिटी आ सकता है तो आ जाए, ताकि वहाँ से रिकॉल मिल जाए, बट ब्रांड को भी बेनिफिट हो, ब्रांड के KPIs भी ऊपर जाए और सेल्स भी आए। तो डिफिकल्ट डोमेन होती है ये, इसको मैनूवर करना, और यही काम है ब्रांड मैनेजर का। ब्रांड मैनेजर फेल्स एट दिस तो फिर इसका मतलब इज़ नॉट डूइंग द जॉब राइट।
सही फेयर इनफ, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. मेरे सारे क्वेश्चंस इन रिगार्डिंग आगे इससे रिलेटेड तो रिजॉल्व है. चलो Let's take this back to production only. I'm pretty sure there are a lot of marketing tactics which you've learned and you're applying them to filmmaking, ठीक है? And which is practically making your job easier as well. कि मुझे पता है ये वाला मार्केट है, मेरे पास ये क्लाइंट आया है, मुझे पता है I've read his mind directly, I know what he wants. Is that this simple? ये ऑपोजिट है बिल्कुल. मेरी सारी मार्केटिंग लर्निंग फेल हो चुकी है यहाँ पे आके. उसकी वजह ये है कि विदाउट टेकिंग नेम्स अगेन, एक छोटा सा ABM मुझे आके बताता है, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर किसी कंपनी का, सर मार्केटिंग ऐसे होती है, ये करना है. और मेरे No पास उसका कोई freaking ऑप्शन नहीं way. होता, क्योंकि मैं उसे कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं कहता हूँ बट मुझे पैसे दे दें. मुझे कोई कंसर्न नहीं है. आप मार्केटिंग में जो मेरा काम, मैंने पहले भी कहा, मेरा काम है लोगों को एक बार समझाना, बेस्ड ऑन ऑल आई हैव लर्न. कुछ लोग रिस्पेक्ट देते हैं उसको, बट अगर आके मुझे जूनियर से जूनियर इंसान आके ये कहता है कि ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं वो कर दूँगा, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है भाई. मेरा काम है ऐड बनाना. ब्रांड बिक रहा है नहीं बिक रहा है, मार्केटिंग अच्छी हो रही नहीं हो रही, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उसको. ऐसा भी हुआ है कि हमने ऐड बनाए हैं और ब्रांड बंद हुए, और जिस वक्त वो ब्रांड का ऐड बन रहा था, चूँकि मेरे दोस्त भी थे दूसरी जगहों पे, तो मैंने उनको कहा कि दोस्त ये ब्रांड नहीं चलेगा. सर मेरा नेक्स्ट सवाल ही था, कैन उनको यू शेयर अ भी- फनी इंसिडेंट? उनको भी ये बात पता थी कि नहीं चलेगा. उन्होंने कहा नहीं चलेगा, हमें पता है, बट दे हैड टू डू इट फॉर अदर रीजंस, जो शायद बॉसेस का प्रेशर भी हो सकता है, या मैनेजमेंट का प्रेशर भी हो सकता है, या डूइंग समथिंग, क्योंकि कोई अरसे से लॉन्च नहीं हुई भी, पुरानी चीज़ें बिकी जा रही हैं, तो एक नई चीज़ लेके आनी है, बेशक फेल हो जाए, ताकि हम पे कम से कम ये प्रेशर हट जाए कि आपने कोई नई चीज़ नहीं की. इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ये सब रियलिटीज़ हैं. तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ लोगों को समझाने की, बट मेरा काम नहीं है, सच्ची बात. एंड माई जॉब इज़ टू मेक एड्स. मैं एक प्रोडक्शन हाउस हूँ. जब मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्सेप्ट लिखवाना है, तो उनको मैं ऑब्वियसली फिर अपनी सारी इंसाइट से लर्निंग ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ. As a marketer turned filmmaker turned actor to back to a filmmaker. अच्छा. Sir, I'm pretty sure there are a lot of people, me including, ठीक है, potentially looking at this transition from marketer to filmmaker. हाँ. ठीक है, there's a vast majority of Pakistan's population who want to be an actor. अच्छा. Coming from you yourself, first I want some insights as to your transition, as to what would you potentially advise, हाँ. and B, actors का तो एक potentially different domain है, but the role production houses play in pushing an actor is immense. तो उस पर भी एक insight. अच्छा, देखिए पहली चीज़ तो ये एक्टर का वर्ड बार बार यूज़ ना करें. मैं ना मुझे एक्टिंग में कोई शौक है, ना मुझे एक्टर बनना है. ये सर तफाक वो था. आपका मैनेजर है ना, मैं उससे बात करूँगा. टीम मैनेजर है जिन्होंने मुझे 0 पैसा दिलवाया है. तो वो उन्होंने मुझे नैंडोज प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं मिला. नैंडोज भी नहीं मिला. नैंडोज भी नहीं मिला, और नैंडोज मैं खुद खा रहा हूँ. लेकिन जो है बहरहाल, तो नहीं, ना मुझे एक्टिंग का कोई शौक है, ना मैं कोई एक्टर हूँ, ना मैं अपने आप को एक्टर कहता हूँ. टू बी ऑनेस्ट, अगर सेलिब्रिटी कहता हूँ मैं. एक्टिंग मार्केटिंग सेलिब्रिटी कह सकते हैं, वैसे नहीं कह सकते. अगर मुझे एक्टिंग करनी होती तो मेरे पास पहले मौके रह चुके हैं. मैंने शायद, लोगों को नहीं पता, मैंने 97 में एक PTA का ड्रामा भी किया है एज अ 16 years old. बहादुर शाह जफर का बेटा बना हुआ था मैं. एनीवे, तो दैट वाज नेवर, आई डोंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स नॉट माय चॉइस. लेकिन जो है, हाँ, ट्रांजिशंस जो हुई हैं वो रियलिटी है. एंड अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्लान नहीं थी, हो गई हैं. हैव आई बिन सक्सेसफुल? आई थिंक गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, एज आई सेड अर्लियर एज वेल. और हाँ, सक्सेस मिली है इन वट एवर हैव डन. बट जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम भी ये कर लें, क्या हमें भी ये करना चाहिए, तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि यार, मेरा जिक्र सुनने वाले मेरा रास्ता ना चुन लें. सारे वर्क ये भी लिखना मुझे मात हो गई थी. लेकिन देखिए, मेरा एक सर्टन रिस्क प्रोफाइल है. मैंने एक प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी जहाँ मैं आई वॉज हाईली पेड एंड आई वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड आई वेंट टू स्टडी, एंड वो छोड़ के फिर मैं यहाँ आ गया. जस्ट बिकॉज इट वर्क फॉर मी डजंट मीन इट विल वर्क फॉर यू. तो आप अपने कैपेबिलिटीज़ और अपने रिस्क फैक्टर को देख के डिसीजन लें जो भी आपने करना है. हो सकता है मैं फेल हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आता और मैं कहता कि यार मैं फिल्म बनाऊंगा, और 6 महीने में कहता है मैं क्या बकवास की है, आई नीड टू गो बैक टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ये पॉसिबल तो था ना. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो अगर ऐसा होता तो मैंने ये रिस्क ले लिया और मुझे लगा ये वर्थ इट है, मैं कर लूँगा. क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि एक तो रोटी ऊपर से आनी है भाई, इसका कोई शक नहीं है. मैं कुछ कर लूँ, आप कुछ कर लें, आपके अब्बा कुछ कर लें, जो आना है वो आना है. और आपका अगर ये बिलीफ पक्का है तो फिर आप जो मर्जी करें, ठीक है. तो ये बिलीफ बहुत पक्का है, हमेशा से पक्का है. दूसरी चीज़ ये कि अंदाज़ा है कि यार अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरी पिछली स्किल्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी, तो आई गो बैक. बहुत सी बात होगा, मैं 6 महीने पीछे चला जाऊँगा, बिग डील क्या है, मतलब कौन सा 70 साल की उम्र Exactly. होगी, ठीक है. तो दैट बिलीफ रिमेन्स एंड यू कैन ट्राई इट. अब आप अगर ऐसा कुछ काम करते हैं और नहीं होते और फेल हो जाते, तो आपको ये डर है कि यार मैं घर पे सैलरी कहाँ से आएगी, बिल कैसे पे होंगे, यू वोंट बी एबल टू डू इट. तो रिस्क लेने के लिए काम तो करना पड़ता है आपको, ठीक है. अच्छा, मेरे केस में मैं अब जिस पॉइंट पे हूँ, 4 साल होने वाले हैं, तो मुझे कुछ नया करना है, ये पक्की बात है. अब मैं भी 4 साल हो गए. हाँ, फैसल आज भी मेरी जान नहीं छोड़े, लेकिन जो है हो सकता है कि मुझे कुछ और करना पड़े. एक्टिंग नहीं है वो. थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट आउट.
वैसे एक मेरा सिलसिला चल रहा है एक्टिंग का भी, लेकिन वो खैर आई होप वो मटेरियलाइज ना हो, मैं बोल नहीं रहा उस बारे में। लेकिन जो सर है वो आपके मैनेजर ही बात करेंगे, वो जो 3 है ना। हाँ, उनको भी नहीं पता। वो मेरे एक दोस्त ने वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा हुआ है, तो मैंने उनको हाँ तो कर दी है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई अभी तक। तो आई एम हैप्पी कि वो स्टार्ट ना हो। सर वो प्री प्रोडक्शन में, मैं आपको इंसाइट दे रहा हूँ। तो खैर, तो वो जो है चल रहा है सिलसिला, बट अदरवाइज वो मेरा प्रेफरेंस नहीं है। तो ये तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नया ज़रूर करूँगा। वो नया क्या होगा आई डोंट नो माई सेल्फ। और हो सकता है जिस तरह अब तक हर चीज़ बाई डिफ़ॉल्ट हुई है, किसी दिन एक चीज़ मेरे सामने आए कि यार ये, और मैं वो करना शुरू कर दूँ। विद ऑल रिस्पेक्ट टू फैसल हाशमी की, शायद मुझे वो करने दें या नहीं दें। तो ये है सिलसिला इस वक्त। और मैं तो खैर सबको यही कहता हूँ कि कम से कम लोगों को नई चीज़ें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए यार। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे आबिद हैं, आबिद ने अपने आप को पूरा रिवैम्प किया है एक सिंपल फोटोग्राफर से, वो और अब 10 चीज़ें और कर रहे हैं। दिस इज़ प्रॉब्ली अ पार्ट ऑफ दैट इज़ वेल। तो वो एक एवोल्यूशन है जो आनी चाहिए, और अपने आप को ग्रो करना चाहिए, अपने आप में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि यार पैसे कहाँ से आएंगे और नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, सैलरी। पॉलो कोएल्हो ने कहा था शायद कि यार दुनिया में 2 नशे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी हैं, वन इज़ कोकेन एंड द अदर इज़ मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी का नशा है, और 28 तारीख को पैसे आने हैं और 29 को पैसे आने हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। उस नशे से बाहर निकलना पड़ेगा। वो इतना आसान में नहीं आया। आई थिंक यू गेट यूज टू इट, मेंटली गेट रिलैक्स कि कुछ भी कर लूँ, बेशक बहुत से डांट खा लूँ, 28 को पैसे आ पैसे जाएंगे। आ जाएंगे ना। हाँ, आसान नहीं है। जब मैंने पहले दिन नौकरी छोड़ के मैं घर आया था, तो मैंने दिल में कहा कि क्या किया मैंने, व्हाट डिड आई डू। बट 2 से 3 दिन लगे, उसके बाद फाइन। मेरे एक दोस्त हैं, अब वो लंदन में होते हैं, नज़र रहमान नाम है, आजकल आए हुए हैं। वो कमाल आदमी है, वो नेस्ले मेरे साथ थे। उन्होंने 2013 में डिसाइड कर लिया है कि मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी। मैंने क्यों, और नेस्ले में अच्छा खासा। एग्जैक्टली। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं करना मैंने ज़िंदगी में। एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हू फिगर्ड इट आउट। और अब वो इस किस्म के हैं, वो कई बच्चों को लेकर शिकार पे चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कोई करते हैं। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी विद व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड ही इज़ नॉट डूइंग कॉर्पोरेट। उसने मुझे कहा था कि यू आर नॉट कट आउट फॉर कॉर्पोरेट, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, बहुत पहले की बात है। मैं कहा नहीं यार, आई एम डूइंग ग्रेट, मुझे क्या ज़रूरत है करने की। एंड इवेंचुअली जब ये हुआ, फाइनली मैंने किया, तो उसने कहा, मुझे यही कहा कि यू डिड द राइट थिंग। तो अगेन आपको अपने अंदाज़ा होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ का कॉन्फिडेंस उस पर होना चाहिए, तभी आप भी कर सकते हैं। अदरवाइज पीपल आर हैप्पी विद जॉब्स, करते रहें। फेयर इनफ। आई थिंक जैसे हम लोग कॉर्पोरेट करियर में स्वॉट एनालिसिस करते थे, अपना करो और उसको रिफ्लेक्ट इतना करो। सोचो नहीं यार, शॉर्ट वॉट नहीं करो, जस्ट डू इट। मैंने इतना सोचा थोड़ी था। मुझे फैसल ने कहा 15 अगस्त की बात है, 14 अगस्त की बात है 2020 में, ये करना है। 15 सितंबर आई वाज इन कराची, कोई शॉर्ट वॉट नहीं किया मैंने। मैंने कहा बाद में देखेंगे। ये उसका वर्जिन लाइन वाला कौन है बंदा जिसने कहा था कि यार इफ समवन गिव्स यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, जस्ट टेक इट। तो जस्ट टेक इट, सीख जाओगे। हाँ एग्जैक्टली, बी रिलेंटलेस। ऐसे ही। Fair enough. I think with that being said, we come to the end. Thank you so very much. थैंक यू वेरी मच यार फॉर इनवाइटिंग मी। No, I had to. I had to. The conversation was so insightful. I'll tell you after the episode the learnings I had. Chalo. But thank you so very much. Thank you. And thank you to all of you as well. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.